अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हमारी कायनात में कम से कम 3 बड़े इसरार पोशीदा हैं, छुपे हुए हैं, जिनके जवाबात हमें आज तक नहीं मिले। हम ये नहीं जानते कि हमारी कायनात क्यों एक्सपेंड कर रही है और इसकी एक्सपेंशन की वजह डार्क एनर्जी को कहा जाता है, वो क्या है। हमें डार्क एनर्जी के बारे में कुछ मालूम नहीं। हमें ये भी नहीं मालूम कि डार्क एनर्जी के बाद डार्क मैटर क्या है, वो किस तरीके से हमारी गैलेक्सीज को बनाता है, वो किस तरीके से हमारी कायनात को बनाता है और कॉस्मिक वेब को लेकर आगे चलता है। हम डार्क मैटर के बारे में ना तो कुछ जानते हैं और ना ही उसके बारे में किसी किस्म का इदराक रखते हैं। और तीसरा राज है एंटी मैटर, जो कि हम हैरान हैं गया कहाँ, क्योंकि मैटर पार्टिकल्स के बनने के साथ साथ एंटी मैटर पार्टिकल्स भी बनते हैं। जब बिग बैंग हुआ तो हमें मैटर तो हर तरफ नजर आ रहा है हमारी कायनात में, एंटी मैटर कहाँ गया। ये वो 3 सवाल हैं जो कि हमें बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं और इन सवालों के जवाब को ढूंढने के लिए हमें लगता है कि हमें अपने स्टैंडर्ड फिज़िक्स के स्टैंडर्ड मॉडल को कुछ बदलना पड़ेगा और उनमें नए पार्टिकल्स और नई फोर्सेस को लाना होगा। इन फोर्सेस को या इन पार्टिकल्स को हम डिस्कवर कैसे करेंगे, ये एक बहुत मुश्किल सवाल है, क्योंकि इन पार्टिकल्स को और इन फोर्सेस का हमारे साथ इंटरेक्शन नहीं है। और हम जिन चीज़ों के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं उन तमाम पार्टिकल्स को और फोर्सेस को हम ऑलरेडी इस टेबल में दर्ज कर चुके हैं। लेकिन इस टेबल में एक ऐसा पार्टिकल है जिसे म्यूऑन कहा जाता है, और म्यूऑन ऐसा पार्टिकल है जो कि हमें अनदेखी फोर्सेस और अनदेखे पार्टिकल्स की तरफ लेकर जा सकता है। म्यूऑन उस वक्त ज़मीन पर शावर होता है जब कॉस्मिक पार्टिकल्स, हाई एनर्जी पार्टिकल्स आगे ज़मीन के एटमॉस्फेयर से टकराते हैं और इस रिएक्शन में म्यूऑन्स पैदा होते हैं और म्यूऑन्स ज़मीन पर शावर होते हैं, जिन्हें बहुत सी लैब इस वक्त डिस्कवर कर रही हैं। और चाइना में और यूरोप में ऐसी बहुत सी लेबॉर्ट्रीज़ हैं जो कि ज़मीन के नीचे हैं और वो म्यूऑन्स को ना सिर्फ पढ़ रही हैं, उन्हें डिस्कवर कर रही हैं, उन्हें डिटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनके असरात हमारी जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी देख रही हैं। चलते हैं दोबारा म्यूऑन्स की तरफ और देखते हैं कि म्यूऑन्स कहाँ पर है। मैं आपको यहाँ पर एक गोल दायरा दिखा रहा हूँ लाल रंग का। आपको नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन के साथ म्यूऑन है। ये इलेक्ट्रॉन का बड़ा कजन है, 200 गुना ज्यादा वजन रखने वाला, इसका मैस 200 गुना ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब यह है कि इस पर भी नेगेटिव चार्ज है। लेकिन जब आप म्यूऑन को समझना चाहते हैं तो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा एक गायरोस्कोप। जायरोस्कोप एक ऐसा टूल है जो कि सैटेलाइट्स में और स्पेस में और हमारे मोबाइल फ़ोन में भी बहुत इस्तेमाल होता है। आप ये देख रहे हैं कि किस तरीके से जायरोस्कोप अपने एक्सिस के गिर्द वॉबल कर रहा है। जब हम मैग्नेटिक फील्ड देते हैं जायरोस्कोप को तो ये ना सिर्फ वॉबल करता है बल्कि स्पिन भी करता है। बिल्कुल इसी तरीके से म्यूऑन काम करता है। जायरोस्कोप का वॉबल स्लो और तेज हो सकता है। जब म्यूऑन इंटरेक्ट करता है दूसरे पार्टिकल्स के साथ जो कि स्टैंडर्ड मॉडल के पार्टिकल्स हैं, आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, तो उसकी वॉबल की स्पीड कम या ज़्यादा हो सकती है। ये बहुत अहम असूल है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि हम म्यूऑन की वॉबल की स्पीड देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। क्या ये इलेक्ट्रॉन के साथ कर रहा है, क्या न्यूट्रॉनों के साथ कर रहा है, या क्वार्क्स के साथ कर रहा है, किन पार्टिकल्स के साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है। और हम आसानी से ये भी खोज लगा सकते हैं कि अगर इसकी वॉबल की स्पीड ऐसी है जो कि मैच नहीं करती स्टैंडर्ड पार्टिकल मॉडल से, तो फिर ये किन पार्टिकल्स के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। क्या वो पार्टिकल्स ऐसे पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे स्टैंडर्ड मॉडल्स में नहीं है? क्या वो फोर्सेस ऐसी फोर्सेस हैं जो कि हमारे स्टैंडर्ड मॉडल में नहीं है? तो वो फोर्सेस कौन सी हैं, वो पार्टिकल्स कौन से हैं? यहाँ पर यह बात याद रखने की ज़रूरत है कि ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमें फिर लेबॉर्ट्रीज और बड़े बड़े एक्सपेरिमेंटल हाउसेस बनाना पड़ते हैं। मैं आपको लेकर चलता हूँ
इसी तरीके की एक्सपेरिमेंटल हाउस की तरफ, एक लैब की तरफ जिसे फर्मी लैब कहा जाता है, और आप इसके बारे में बड़े अच्छे तरीके से जानते भी होंगे। हम यहाँ पर नए पार्टिकल्स और नई फोर्सेस को डिटेक्ट कर रहे हैं, और उनको डिटेक्ट करने के लिए हम म्यून की वॉबल स्पीड को बड़े अच्छे तरीके से स्टडी कर रहे हैं। मैं आपको यहाँ पर एक रिंग दिखा रहा हूँ, और आप इस रिंग को देखिए। इस एक्सपेरिमेंट को कहा जाता है म्यून G2 एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट फर्मी लैब में किया जा रहा है, और इस एक्सपेरिमेंट में जो आपको शक्ल नज़र आ रही है रिंग की, इस रिंग में हम म्यून को स्टोर करते हैं। इसके अंदर कैपेसिटी है कि म्यून को स्टोर कर सकता है, और हाई मैग्नेटिक फील्ड में उसे स्टोर किया जाता है। बिल्कुल वही प्रिंसिपल जो हम पीछे पढ़ चुके हैं। अगर आप इस स्टोरेज रिंग मैग्नेट को देखें तो इसका डायमीटर 20 मीटर के करीब है। मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर हम म्यून की वॉबल स्पीड को मेयर करते हैं, और फिर उसे कंपेयर करते हैं थ्योरेटिकल स्पीड से। तो एक स्पीड म्यून की हमारी मैथमेटिक्स से आ रही है, जो कि हमें बताती है कि अगर म्यून इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट करेगा तो वॉबल स्पीड ये होगी, अगर वो क्वार्क से इंटरेक्ट करेगा तो हर क्वार्क के लिहाज से उसकी वॉबल स्पीड ये होगी, अगर वो हिग्स बोसॉन से इंटरेक्ट करता है तो उसकी वॉबल स्पीड ये होगी, अगर वो म्यून इलेक्ट्रॉन से, न्यूट्रिनो से करता है तो उसकी वॉबल स्पीड ये होगी। और दूसरी तरफ हम एक्सपेरिमेंट करके म्यून्स में देख रहे हैं कि वो कितनी स्पीड से वॉबल कर रहा है। तो एक तरफ हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है, जबकि दूसरी तरफ हमारे पास एक्सपेरिमेंटल डाटा आ रहा है। मैं आपको यहाँ पर एक ग्राफ दिखा रहा हूँ, और इस ग्राफ को समझने की ज़रूरत है। बड़ा सिंपल ग्राफ है। यहाँ पर आपको सब्ज रंग की एक बार नज़र आ रही है, ये वो जगह है। पहले ये बता दूं कि एक्स एक्सिस पर म्यून की वॉबल स्पीड है, तो जब जैसे जैसे हम एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो स्पीड बढ़ती जाएगी। जो ग्रीन कलर है वो हमें बताता है कि थ्योरेटिकली हमारे पास क्या वैल्यूज आ रही हैं म्यून की वॉबल की स्पीड की। और जो बीच में आपको लाइन नज़र आ रही है वो है वेरिएशन की, इतना एरर हो सकता है, इतनी वेरिएशन हो सकती है। अगर ग्रीन स्ट्रिप के अंदर अंदर ही रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ वेरिएशन हो सकती है। लेकिन जो ऑरेंज स्ट्रिप आपको नज़र आ रही है, ये वो स्पीड है जो कि हमें एक्सपेरिमेंटली मिल रही है, जो कि G2 रिंग से मिल रही है। और पहली मर्तबा फर्मी लैब ने अपना पेपर, जिसमें ये सारी की सारी रीडिंग्स थी, उसे लॉन्च किया, उसे पब्लिक किया अप्रैल 2021 में। और ये पैराग्राफ, ये ग्राफ उसी पेपर में दिखाया गया है। तो इस ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है कि एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल वॉबल स्पीड्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि म्यून जिस वॉबल स्पीड से मूव कर रहा है, स्पिन कर रहा है, वो स्टैंडर्ड मॉडल के पार्टिकल्स नहीं हैं। वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा स्टैंडर्ड पार्टिकल्स के साथ, वो इंटरेक्ट नहीं कर रहा स्टैंडर्ड मॉडल की फोर्सेस के साथ, बल्कि वो किसी और पार्टिकल से और किसी और फोर्स से इंटरेक्ट कर रहा है। यहाँ पर यह भी बता दूं कि साइंसदानों ने ये भी निकाला कि कितने चांसेस हैं कि ये एक फ्लूक, एक गलत किस्म का एक्सपेरिमेंट हो, जिस पंजाबी में कहते तुक्का लग गया। तो इसके चांसेस हैं एक हिस्सा 40,000 में, 1 in 40,000, 1/40,000, इतना चांसेस हैं कि ये फ्लूक लग सकता है। यानी अगर हम दूसरे तरीके से देखें तो 99.9975% चांसेस हैं कि ये वैल्यूज़ फ्लूक के ज़रिए हमारे पास आ गई हों। अब इस लिहाज से तो हमें लगता है कि हम बहुत ज़्यादा करीब हैं नई फोर्स को ढूंढने में और नए पार्टिकल्स को ढूंढने में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साइंसदानों ने अपने लिए ही हालात बहुत सख्त किए हुए हैं, बहुत कशीदा हालात किए हुए हैं। उसकी वजह यह है कि उन्होंने जो अपना थ्रेशोल्ड रखा है कि जब ये रीडिंग्स हमें एक्सेप्टेबल होंगी, वो होंगी 1 in 3.5 मिलियन, 1 डिवाइडेड बाय 3.5 मिलियन। जब इतना एरर कम होगा तब हम ये कह सकेंगे कि ये वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक हैं। इसलिए अभी इस पर काम हो रहा है, इस एक्सपेरिमेंट को और ज़्यादा बेहतर किया जा रहा है, इसके हार्डवेयर को ना सिर्फ बेहतर किया जा रहा है बल्कि इसकी फ़िज़िक्स को भी और ज़्यादा बेहतर किया जा रहा है। तो अगर ये एक्सपेरिमेंट नाकाम हो जाता है तो फिर भी हमें बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए हमने बहुत सी चीज़ें सीखी। हम टेक्नोलॉजी को बेहतर कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की टेक्नोलॉजी को बेहतर कर सकते हैं,
हम इंटरनेट की टेक्नोलॉजी को बेहतर कर सकते हैं, हम मेडिकल साइंसेज की टेक्नोलॉजी को बेहतर कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट में जितनी इन्फॉर्मेशन और जितनी नई चीज़ें हमें पता चली हैं। लेकिन अगर ये एक्सपेरिमेंट साबित हो जाता है कि ठीक है, तो हमारे लिए इससे भी बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि अब हम ये समझ चुके हैं कि अगर ये एक्सपेरिमेंट ठीक साबित हो जाता है कि नए पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं, नई फोर्सेस एग्जिस्ट करते हैं और म्यूऑन हमें उन तक लेकर जाएगा। अब वो फोर्सेस कौन से हैं, वो पार्टिकल्स कौन से हैं, उन्हें हमने किस तरीके से डिटेक्ट करना है, तो ये साइंस की एक अलग ही शाख बन जाएगी, एक नई चैप्टर शुरू हो जाएगा फिजिक्स में और इस पर बहुत ज़्यादा रिसर्च होगी, क्योंकि हमने इन 3 सवालों के जवाब ढूंढने हैं और इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए हमें शायद आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करनी पड़ेगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपको वीडियो सीरीज़ पसंद आई होगी, जिसमें हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से हम नई फोर्सेस और नई पार्टिकल्स को तलाश करने जा रहे हैं और उसकी तरफ हम किस तरीके से पेशकदमी कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास इन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में लेटेस्ट रिजल्ट्स आते रहेंगे, हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा साइंस चैनल तख्ती ऑनलाइन।